वेलकम वंस अगेन इन दिस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स। ये है लेसन नंबर 33 इस कोर्स का और इस लेसन में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसके पहले हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पढ़ना होता है और सिस्टम जो फंक्शंस हमारे हैं उसके लिए एम्पलीट्यूड रेशो कैलकुलेट करना, देन उसके बाद में फेज शिफ्ट कैलकुलेट करना, देन उसके बाद में बॉडी प्लॉट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना आना चाहिए स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। क्लियर है? तो ये टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा। सो गाइस देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल बात यहाँ पर करते हैं कि देखिए आपका टारगेट बेसिकली क्या रहता है कि आपको एक अच्छी रैंक चाहिए गेट में। क्लियर है? तो इस अच्छी रैंक के लिए देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट चीज अगर मैं बोलूं, फर्स्ट थिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी अच्छी रैंक के लिए किसी भी एग्जाम में, तो वो होता है बेस्ट स्टडी मटेरियल। तो आपके पास बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब मैं आपको ये बोल दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर बाय करता है तो गाइज मत कीजिए, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्लियर है? स्टडी मटेरियल का मेरा मीनिंग यहाँ पर है, देखिए नोट्स, आपके पास परफेक्ट नोट्स होने चाहिए। बिकॉज आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास में एक साल भी नहीं होता है, तो उस टाइम में अगर आप डिटेल में बुक्स अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे देन आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो आपको चाहिए परफेक्ट नोट्स, आपको चाहिए। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा ये कंप्लीट आप कोर्स देखोगे, इसके जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी दो नोटबुक, अच्छी नोटबुक आपकी फुल कंप्लीट मतलब आपकी फिल होने वाली है इस मेरे कंप्लीट मटेरियल से। तो आपके पास एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल बन जाएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। देन उसके बाद में सेकंड आपको चाहिए होती है रिक्वायरमेंट, सेकंड थिंग जो है वो एक्सपर्ट गाइडेंस, मतलब कि आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? मींस आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, क्या आपका जो प्लान है किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, किन चीजों को आप फॉलो कर रहे हो, किन चीजों को आप छोड़ रहे हो, किन चीजों में आप टाइम वेस्ट कर मतलब टाइम कंज्यूम कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर आपको बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको खुद इतना समझदार आप खुद हो मतलब ना। थर्ड पॉइंट देखिए कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। तो देखिए अपने आपको चेक करना होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या मैं वो अप्लाई कर पा रहा हूं। अगर जब तक आप जो आप पढ़ रहे हो अगर उसको आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, उसको मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे कहीं पे, देन उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। वो जो आप मेहनत कर रहे हो आपकी वेस्ट हो जाएगी मेहनत। तो इसके लिए देखिए जब हम इनिशियली प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट करते हैं, ओके, तो उस टाइम पे कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के लिए बेस्ट वे होता है आप सबसे पहले जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके नोट्स आप पढ़िए, उसमें जितने एग्जांपल क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे नोट्स में। तो उससे क्या होगा कि आपका थ्योरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे भी। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट आपको गेट क्वेश्चंस करने हैं। तो गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप करोगे तो उससे आप अपने आप को देख सकते हो कि अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हो आप कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं, कितने में मुझे प्रॉब्लम है। क्लियर है? देन सेकंड थिंग, उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। ओके, तो टेस्ट सीरीज इनिशियली पीरियड में आप सोचो कि मैं अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए। अगर आप फिर से गेट रिपीट भी कर रहे हो, अगर आप रिपीटर हो मतलब कि लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन किया था अच्छी रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस बार आप फर्स्ट डे से आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दोगे। इनिशियल पीरियड में आपको फिर से अपने कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, फिर से उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो लास्ट टाइम जिस एरिया में जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर से आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। तो इनिशियली आप अपने प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद में गेट के क्वेश्चंस कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए पहले अटेम्प्ट में, डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप स्टार्ट करते हो और क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो सिर्फ आप डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखिए। पहले देखिए कि आपने गेट 2003 से लेके आपने 19 तक की क्वेश्चन सोल्व किए, 20 तक, है ना। तो उसमें से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने, छोड़ दीजिए। सेकेंड अटेम्प्ट आप देखिए, जब फिर से आप वापस उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में, तब आप फिर से जब क्वेश्चन करने आओगे तो आप देखोगे कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फिर से सोल्व हो गए। तो ये तरीका होता है अपने आप में इंप्रूवमेंट चेक करने का। हर बार बस क्वेश्चन देखा आपको सॉल्यूशन चाहिए, है ना, तो उससे आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। देन उसके बाद में टेस्ट सीरीज आती है जो आपको अक्टूबर मंथ में आपको बताऊंगा कि वो बेस्ट रहता है मतलब टेस्ट सीरीज के लिए। अगर आप अक्टूबर में भी ज्वाइन करते हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काफी 3 to 4 मंथ्स आपके पास में रहते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूअस एवोल्यूशन अपने आप को ना। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स का माइंड होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट की ही बेस्ट रैंक आती है, तो बिल्कुल गलत आप सोचते हो। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं आपको कहां से गाइडेंस मिल जाएगा। क्लियर है? देन
कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए और इसके बाद में जो भी टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है आप जाइए, यहाँ पर फ्री कोर्सेज आपको परजेंट मिल जाएंगे। क्लियर है, आपको फ्री कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरी कैमकेट एकेडमी की देखिए यूट्यूब जो चैनल है उस पर आप डायरेक्ट जाइए, उस पर आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट फुल कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे मैं प्रोसेस डायनामिक कंट्रोल यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कोर्स लेके आऊंगा, बहुत जल्दी से मैं अपलोड करने वाला हूँ। और इसके साथ ही देखिए मैंने स्टार्ट किया है मेरा खुद का वेबसाइट www.camgateacademy.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा वेबसाइट। ओके, तो ये वेबसाइट मेरा लाने का पर्पज है जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन मतलब टेस्ट सीरीज। आपको जो अक्टूबर में टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो टेस्ट सीरीज भी मैं इस बार लेके आऊंगा। मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं मेरी वेबसाइट पर। जैसे ही आप जाओगे वहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको टॉपिक वाइज लेसन में वहां पर अपलोड कर दूंगा। क्लियर है, तो जैसे ही आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक के लेसन देख सकते हो। डायरेक्टली जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे आपको यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। क्लियर है ये चीज। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी रैंक गेट में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, अपना जो पैसा है वो फालतू में वेस्ट मत कीजिए। आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको हर तरीके से गाइड कर सकता हूं। उसके अलावा मैं कभी भी अपने जो भी मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर जो मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो मटेरियल है मतलब नोट्स जो मैं यूज करता हूं मेरे कोर्सेज के लिए, वो आप खुद देख सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर कंप्लीट सब्जेक्ट आप देखोगे और आप उस सब्जेक्ट के नोट्स बनाओगे, देन किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट से, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आप खुद उसको कंपेयर कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, कौन से नोट्स आपके लिए बेस्ट है, कौन से नोट्स को पढ़ने के बाद में आप ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहे हो, ये आप खुद पता कर पाओगे। ओके, इसके लिए मुझे ज्यादा बताने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये होगी बात यहाँ पर कि हम कैसे एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। इसके साथ में स्टूडेंट का ये रहता है कि सर मोटिवेशन हमें चाहिए, मोटिवेशनल कुछ वीडियो अपलोड कीजिए। देखिए मोटिवेशनल वीडियो देखने से कभी मोटिवेशन नहीं आता है, वो सिर्फ आपको टेम्पोररी मोटिवेशन एक दिन के लिए रहता है, मैक्स टू मैक्स आपका एक वीक तक रह सकता है, उसके बाद आप वापस पहले वाली स्टेट में आ जाओगे। तो कभी भी मोटिवेशन की अगर बात करते हो आप तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए मैं यहाँ पर फ्री कोर्सेज अपलोड करता हूँ, तो मैं भी अपलोड करते करते ऐसा आ जाता है मतलब एक दिन की लाइक मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, है ना, ऐसा हो जाता है। तो कुछ दिन मैं 2-3 दिन बीच में गैप ले लेता हूं, तो उसके बाद मुझे एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर स्टूडेंट्स कुछ मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर नेक्स्ट लेक्चर्स कब आएंगे, कब आप अपलोड कर रहे हो। तो उसके बाद एक सेल्फ मुझे मतलब मोटिवेशनल मतलब सोचने लगता हूं कि यार अगर किसी का अच्छा हो सकता है मुझे और वो करने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी की हेल्प करके, तो उस केस में फिर मुझे ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता हूं मैं और फिर से वीडियोस अपलोड कर देता हूं। सिमिलरली आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। क्लियर है ना, आप गेट के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको पीएसयू में जाना है। अगर पीएसयू में नहीं तो एक अच्छी आईआईटी से आपको एमटेक पीएचडी करना है, तो आपके पास आपका मोटिव होना चाहिए कि मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूं। हो सकता है अपने बीटेक टाइम में अच्छी कॉलेज आपको नहीं मिली हो, तो उस केस में आपके पास एक फिर से अपॉर्चुनिटी है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करने का। तो इस कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और मोटिवेशन जो सेल्फ मोटिवेशन में मिल रहा हूं सबसे बेस्ट थिंग है जब आप पढ़ते हो एक सब्जेक्ट आप मेहनत करके पढ़ लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आप ये प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल कंप्लीट सब्जेक्ट देख लीजिए, इसमें ऑलमोस्ट 40 लेसन्स रहेंगे जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। कहीं से आपको कुछ बुक खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं से आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस वीडियो स्टार्ट कीजिए और कंप्लीट इस कोर्स को देख लीजिए, आपके ऑटोमेटिकली आपके पास नोट्स बन जाएंगे। क्लियर है, तो मोटिवेशन देखिए कैसे आता है। जब आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो और उसके बाद में उसके गेट के क्वेश्चन करते हो, तो जब आपसे क्वेश्चन सोल्व होते तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं। सेम थिंग आप करोगे, देखिए स्टार्ट कर लिया, चलो खत्म करते हैं ना, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, देन सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, फिर उसको कंप्लीट करोगे, फिर आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस सेल्फ मोटिवेशन को अपने आप में डेवलप कीजिए। जब तक सेल्फ मोटिवेशन को डेवलप नहीं करोगे तब तक एक अच्छी रैंक आप नहीं लेके आ पाओगे। क्लियर है, तो ये होगी बात यहाँ पर। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टॉपिक की मैं बात कर रहा था। सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ए प्रोसेस टू ए साइनसोडियल फोर्सिंग इनपुट फंक्शन। मींस यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक सिस्टम हमारे पास में, कोई एक प्रोसेस है जिसमें हम साइनसोडियल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस साइनसोडियल इनपुट की वजह से जो आउटपुट में चेंजेस आएगा, आउटपुट रेस्पॉन्स की स्टडी करने को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। क्लियर है, और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए बिकॉज
नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा देखिए वो बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती है, एम्पलीट्यूड रेशियो, देन उसके अलावा फेस शिफ्ट, देन उसके अलावा बॉडी प्लॉट, तो ये सब टर्म हमें आनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर पहले स्टडी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑलवेज उस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं जिसमें हमारा इनपुट है वो साइनोसोडियल टाइप का हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे इनपुट फंक्शंस, उस टाइम मैंने साइनोसोडियल इनपुट भी आपको बताया था, जिसके लिए हम लिखते हैं xt इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड एंड इसका लाप्लास अगर हम लिखे तो लाप्लास इसका हो जाता है x ऑफ s इक्वल टू a इंटू ओमेगा अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये क्लियर हो गया ना। अब हमारा यहाँ पर मोटिव क्या है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को पढ़ने का, व्हाई वी यूज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने लिखा है, एक क्लोज लूप सिस्टम मे बी स्टेबल बट द वैल्यू ऑफ द पोल्स डू नॉट इंडिकेट हाउ मच अनसर्टेनिटी कैन बी टॉलरेटेड बिफोर द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी वाला, उसमें सिर्फ जो राउ थ्योरी था उससे सिर्फ हमें यह पता लग पा रहा था कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, हमें कितनी मतलब अनस्टेबिलिटी है तो कितनी है, क्लियर है, तो वो चीज हम नहीं कमेंट कर पा रहे थे राउथ एरे की हेल्प से। इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, द क्लोज्ड लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इर्रेशनल इफ देयर इज अ टाइम डिले व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए e पावर माइनस एस टाइम। देन उसके बाद में हमने देखा कि राउथ एरे का एक लिमिटेशन होता है, वो सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, जहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन हम लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस जी ओपन लूप इज इक्वल टू 0, वो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल मिलती है, देन उसी कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं राउथ एरे, तो एक लिमिटेशन वहां पर है। उसके अलावा अगर टाइम डिले प्रोसेस आ जाता है e पावर माइनस एस माइनस टाउ डी इंटू एस, अगर हमारे ट्रांसफर फंक्शन में आ जाता है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते राउथ एरे। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ा था कि इस टाइप के जहां पर टाइम डिले फंक्शन आ जाता है, हम पेडी अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हम उन फंक्शंस को पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम गेट में ये यूज नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट लेसन में बताया था, पेडी अप्रोक्सीमेशन होता है e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस इक्वल टू 1 माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टाउ डी इंटू एस अपॉन 2। तो ये पेडी अप्रोक्सीमेशन होता है जिसका यूज हम गेट में नहीं करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक सिंपल बेसिक चीज, इन अ प्रोसेस कंट्रोल जनरली फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम जनरली रिपोर्ट करते हैं रेडियन पर टाइम में, ये होगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। अब उसके अलावा एक और चीज हमें पता है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। नो, अब हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हमें याद करना पड़ेगा कि हमारे पास में अगर डिग्री में गिवन है वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, ओके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो रेडियन पर टाइम है, तो वहां पर अगर रेडियन प्रेजेंट है इक्वेशन में और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको 180 डिवाइड बाय पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, देन उस केस में आपको जो वैल्यू वो डिग्री में मिल जाएगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू 57.229 रेडियन होता है अप्रोक्स। आप ये याद रखिए 180 डिवाइड बाय पाई करना है। सिमिलरली अगर रेडियन चाहिए, अगर डिग्री में गिवन आपके पास में, तो आप लिख सकते, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो पाई डिवाइड बाय 180 से, तो आपको मिल जाएगा रेडियन। तो कोई भी एक आप याद कर लीजिए, जनरली हमें डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट आप याद कर सकते हो, रिलेशन, ये वाला कोरिलेशन आप याद कर सकते हो ना। तो ये तो होगी सिंपल बेसिक बात यहाँ पर ना। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि कब हमें रिक्वायरमेंट होगी ये कन्वर्जन करने की। देखिए आपके पास कोई इक्वेशन है tan इनवर्स माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, या फिर प्लस ही लिख देता हूं, प्लस 4 इंटू ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम जनरली लिखते हैं रेडियन पर टाइम। तो अल्टीमेटली यहां पर इस इक्वेशन की जो यूनिट है, यहां से टाइम हम इसको रेडियन कंसीडर करेंगे, पर टाइम की यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से मुझे देखिए रेडियन मिल रहा है यूनिट, और यहां से अगर मैं देखूं तो tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, यहां से मुझे जो यूनिट मिलेगी वो मिलेगी डिग्री। लाइक आप देख लीजिए, आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है tan इनवर्स वो होता है 30 डिग्री पे, मतलब आपको यहां से मिलेगा 30 डिग्री प्लस 4 इंटू ओमेगा। तो ये तो ओमेगा में, ये डिग्री में है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कंप्लीट इक्वेशन को यहां पर डिग्री में या फिर रेडियन में। तो हमारा जो मोटिव है वो हम क्या करेंगे, रेडियन को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री में। रेडियन को आप कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 डिग्री प्लस 4 इंटू ओमेगा है, देन इसको आप क्या करोगे 180 डिवाइड बाय पाई कर दोगे। तो अब ये जो ओवरऑल हमें मिलेगा, ये मिलेगा डिग्री में। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इसका न्यूमेरिकल्स में मैं आपको यूज बताऊंगा
आगे जब हम पढ़ेंगे इस लेसन को। तो नाउ अब नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी अभी। तो इसके लिए हम इनिशियली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस जे इंटू बी। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट रियल है, ये जो जे की मल्टीप्लीकेशन में जो है वो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है। सिमिलरली पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं r इंटू ई पावर आयोटा इंटू 5, r इंटू ई पावर आयोटा इंटू 5। तो यहाँ पर जो आई है आर जो बेसिकली उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और जो फाई है बेसिकली उसे हम फेज शिफ्ट बोलते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए टू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड सेकंड इज द पोलर फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम लिखते हैं a प्लस जे इंटू बी एंड पोलर फॉर्म को हम लिखते हैं r इंटू ई पावर आयोटा इंटू 5। तो यहाँ पर देखिए वेयर r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो वहां पर जनरली z यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, तो नोटेशन डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ही रहेगा। देखिए इस रेक्टेंगुलर फॉर्म से हम लिखते हैं अगर इसका मैग्नीट्यूड तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मींस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देन सेकंड टर्म फेस शिफ्ट, फेस एंगल हम बोल रहे हैं इसको, सो फेस एंगल को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b बाई a बेसिकली होता है आर्ग्यूमेंट के इक्वल। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हो गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया मैग्नीट्यूड हमारा, किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो a है, इमेजिनरी पार्ट है वो b है। y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट हम लिखते हैं एंड रियल एक्सिस x एक्सिस पे हम लिखते हैं रियल पार्ट, है ना। सो ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। नाउ नेक्स्ट इज देखिए ये तो मैंने लिख दिया r जो मैग्नीट्यूड है। नाउ इसमें जो फाई में लिख रहा हूं फेस एंगल, उसे हम ये बोलते हैं फेस एंगल फाई। हम फेस शिफ्ट भी से बोल सकते हैं, फेस एंगल या फिर फेस शिफ्ट। नाउ इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस देयर आर द टू पैरामीटर्स। अब यहां पर नेक्स्ट हम दो पैरामीटर डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को डिफाइन करने के लिए, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज आइडिया दिया था। इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस देयर आर द टू पैरामीटर जो मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट है एम्पलीट्यूड रेशो एंड सेकंड वन इज द फेज शिफ्ट। तो पहले अगर एम्पलीट्यूड रेशो की बात करूं मैं तो इसको AR से हम डिनोट करते हैं। AR इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशो इज एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। तो ये हो गया यहां पर एम्पलीट्यूड रेशो, एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखिए फेज शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है फेज शिफ्ट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फेज शिफ्ट या फिर फेज एंगल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और फाई देखिए फेज शिफ्ट है, हम इसे बोल सकते हैं फेज शिफ्ट ऑफ आउटपुट वेव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वेव। मतलब बेसिकली हम क्या देखते हैं, जो यहां पर हमें एक ये चीज पता है कि हमारा जो इनपुट है वो साइन वेव रहने वाला है इस तरीके से। सिमिलरली जो आउटपुट हमें मिलेगा, एक हमारा यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगा, तो आउटपुट है वो भी हमें साइन वेव मिलेगा। या ये इनपुट हो गया, इनपुट भी हमें साइन वेव मिल रहा है और आउटपुट भी हमें साइन वेव मिल रहा है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब हमने साइनसोइडल फंक्शन डिस्कस किया था, साइनसोइडल इनपुट हमने डिस्कस किया था। तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों हमें साइन वेव मिलती है। तो यहां से हम कंपेयर करते हैं, नेचर जो है इनपुट एंड आउटपुट का वो सेम है, लेकिन जो एंगल होता है बेसिकली वो डिफरेंट होता है। फेज शिफ्ट हम उसे बोलते हैं, और फेज शिफ्ट देखिए अगर पॉजिटिव है तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट वेव इज लीडिंग। अगर फेज शिफ्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है देन उसे हम बोलेंगे आउटपुट वेव इज लीडिंग द इनपुट वेव बाय एंगल फाई, बाय मोड ऑफ एंगल फाई, है ना। देन सेकंड फाई अगर नेगेटिव है, मींस फेज शिफ्ट अगर नेगेटिव, तो उसे हम बोलेंगे आउटपुट वेव इज लैगिंग बिहाइंड द इनपुट वेव बाय एन एंगल ऑफ फाई। इसका मीनिंग हम ग्राफ पर देखेंगे जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर साइन इनपुट एंड आउटपुट वेव को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे जो दो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, फाई एंड एम्पलीट्यूड रेशो। हाउ टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड रेशो एंड फाई फॉर द डिफरेंट सिस्टम हैविंग द ट्रांसफर फंक्शन जीएस। मींस कोई एक सिस्टम हमारे पास में है क्लोज लूप सिस्टम, उसके लिए हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड रेशो। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए स्टेप्स टू कैलकुलेट
द एम्पलीट्यूड रेशियो, मेथड टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड रेशियो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहां पर रहेगा राइट द ट्रांसफर फंक्शन। अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन भी नहीं है, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप मोस्टली ऐसा ही करना है आपको। उसमें क्या करना है, राइट द ट्रांसफर फंक्शन, राइट द ट्रांसफर फंक्शन। कुछ क्वेश्चन में मतलब हो सकता है ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है सबसे पहला स्टेप। राइट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जिसे हम लिख रहे हैं जी ऑफ एस। ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन पहला स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप देखिए, जो ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट करोगे उसमें आपको करना है सब्स्टिट्यूट, आपको करना है सब्स्टिट्यूट s इक्वल टू आयोटा इंटू ओमेगा। तो जो s है उसको हम पुट कर देंगे आयोटा इंटू ओमेगा इन ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा। जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा में। थर्ड स्टेप रहेगा बेसिकली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा उस ट्रांसफर फंक्शन को। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म उसे हम बोलते हैं। देखिए हम कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें g आयोटा इंटू ओमेगा इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, यहां पर जो हमने लिखा था a प्लस जे इंटू बी, जे लिख सकते हो आप, आई लिख सकते हो, जो भी नोटेशन आप यूज करो इमेजनरी के लिए। तो यहां पर a जो है बेसिकली हो गया मेरा रियल पार्ट, इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट प्लस जो ये जो सेकंड रहेगा जे का कोएफिशिएंट उसे हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। मींस इमेजनरी और रियल पार्ट में हमको डिवाइड, उसको सेपरेट करना है बेसिकली। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहेगा उसको मैं बोल सकता हूं कुछ इस तरीके से रहेगा, रियल पार्ट ऑफ जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा प्लस आई जिसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इमेजनरी के लिए, और देन उसके बाद ये हो जाएगा आई एम इमेजनरी जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजनरी पार्ट। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर। सो थर्ड स्टेप हो गया। नाउ फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन बाय, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन बाय द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लिखते हैं वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। और एम्पलीट्यूड रेशियो बेसिकली होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिकॉज मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जी आयोटा इंटू ओमेगा की लिखी थी एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर पर्टिकुलर जो ट्रांसफर फंक्शन में गिवन था उसके लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप अभी है हमारे पास में फेज शिफ्ट। So finding the value of phi और phase shift, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली फेज शिफ्ट जो होता है हमारा वो इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, वेयर y इज द इमेजनरी पार्ट एंड x इज द रियल पार्ट। ट्रांसफर फंक्शन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं उसका जो रियल इमेजनरी पार्ट है उसको हम y से डिनोट करते हैं और उसका जो रियल पार्ट है उसको हम x से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक स्टेप कि हम कैसे एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फेज शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखिए इन लेसन्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट सिस्टम के लिए, लाइक आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया, देन उसके बाद में डेट टाइम प्रोसेस हो गया, है ना, प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस हो गया। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एम्पलीट्यूड रेशियो, सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन हमें उसका याद रहेगा। पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। देन उस ट्रांसफर फंक्शन से हम उसका एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उस ट्रांसफर फंक्शन से हम उसका फेज शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी का हमारा टारगेट यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिया है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं x ऑफ t इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा t। ये इनपुट हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए हमेशा यही इनपुट रहेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए हमारा इनपुट जो है वो रहेगा xt इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा t। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये हो जाएगा g ऑफ s इक्वल टू kp अपॉन टाउ p इंटू s प्लस 1। तो अब
स्टेप देखिए, पहला स्टेप हमने ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए मैं डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन याद है, वो होता है केपी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन। नाउ अब सेकंड प्रोसेस स्टेप क्या होगा, हम इसमें पुट करेंगे एस इक्वल टू आयोटा इंटू ओमेगा, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन एस ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू के पी अपॉन टाउ पी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस वन। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा को हम लिखेंगे यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेटली, तो ये हो जाएगा kp अपॉन रियल पार्ट हो गया इसका kp अपॉन ओके उससे पहले हम देखिए रेशनलाइज, अब यहां पर सेपरेट कैसे करेंगे, हम सेपरेट करने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन देखिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास में डिनोमिनेटर को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं 1 प्लस टाउ पी इंटू ओमेगा, और जो आई यहां पर है उसको मैंने मल्टीप्लाई में बाहर में लिख लिया, ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ना अब रेशनलाइज देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा ऑफ टाउ पी इंटू ओमेगा है, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस ऑफ आयोटा इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड हम डिवाइड इसको कर देंगे। तो इसको ये करने के बाद में देखिए क्या मिलता है, न्यूमरेटर में तो सेम टाइम केपी इंटू 1 माइनस ऑफ आयोटा इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा है। देन डिनोमिनेटर में देखिए ये बेसिकली टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। देखिए 1 ए प्लस बी यहाँ पर ये हो गया, ए माइनस बी यहाँ पर हो गया, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी हमारा यहाँ पर क्या है आयोटा इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब हमें यहाँ पर पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो यहां पर जब इस आयोटा स्क्वायर को -1 हम पुट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस का टर्म आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू न्यूमरेटर में हमारे पास में kp इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं देखिए kp अपॉन 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा इंटू के पी इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा अपॉन 1 यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस इक्वेशन में मैं देख सकता हूं, देखिए ये टर्म मेरा जो है ये हो गया मेरा रियल पार्ट x, और इस माइनस साइन के साथ में ये जो पार्ट है वो मेरा हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भी एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से मुझे ये मिल गया स्क्वायर रूट, देखिए x यहाँ पर है kp अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर है माइनस ऑफ kp इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम जस्ट लेना है, एलसीएम लेने पे देखिए हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर kp स्क्वायर है तो मैं kp स्क्वायर रूट के बाहर ले लूंगा, तो kp स्क्वायर रूट के बाहर लेने पर हमें kp मिलेगा, kp स्क्वायर था तो ये kp मिल जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए एलसीएम लेने पर 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारा टर्म यहाँ पर है 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम टर्म यहाँ पर देखिए, तो ये बेसिकली एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से मिल जाएगा kp अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन हमें मिल गया। मींस एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज इक्वल टू kp अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है। क्लियर है? ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। नाउ अब सेकेंड हम क्या करेंगे, सेम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर अभी फेज शिफ्ट, तो हमारे पास में एम्पलीट्यूड रेशियो में मिल गया, एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू kp अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख रहा हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है बिकॉज हर बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फंक्शन जो जितने भी फंक्शन में डिस्कस करूंगा उसके लिए मैं एम्पलीट्यूड रेशियो फेज शिफ्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए, तभी आगे हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फेस एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है अभी फेस एंगल कैलकुलेट करना है, जो कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स हो गया। तो यहां पर ये हो गया, देखिए y में पुट कर रहा हूं, y था हमारा माइनस kp इंटू टाउ पी इंटू ओमेगा अपॉन
1 प्लस टाउ पी स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, एंड x हमारा था यहाँ पर kp अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो डिनोमिनेटर पार्ट कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में kp कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से मिल गया 5 फेज शिफ्ट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस kp इंटू ओमेगा, सॉरी यहाँ पर kp कैंसिल होगा टाउ पी, हाँ। सो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस टाउ, मीन्स 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस टाउ पी इंटू ओमेगा। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमें यहाँ पर याद रखनी है फेज शिफ्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, वो होगा 10 इनवर्स माइनस ऑफ टाउ पी इंटू ओमेगा। और इस माइनस को बाहर भी लिख सकते हो तो वो आपके लिए फेज शिफ्ट हो जाएगा, फेज शिफ्ट इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इनवर्स टाउ पी इंटू ओमेगा। तो ये बेसिकली क्या मेरा फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वेव, आउटपुट एंड इनपुट वेव। हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए फेज शिफ्ट हमने एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट कर लिया, फेज शिफ्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मैं कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं कंपैरिजन इनपुट एंड आउटपुट में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत। मींस इनपुट हमारा साइनस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए इनपुट होता है x ऑफ t इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी। देन उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये मेरा प्रोसेस है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस यहां पर है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस हमारे पास में है। देन आउटपुट जो है वो भी हमें साइन वेव मिलती है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए। सो y ऑफ t जो आउटपुट हमें मिलेगा, देखिए इनपुट है xt से डिनोट कर रहे हैं, आउटपुट को yt से डिनोट कर रहे हैं। तो yt इज इक्वल टू ट्रांजिएंट, yt इज इक्वल टू ट्रांजिएंट प्लस, ट्रांजिएंट बेसिकली अनस्टेडी स्टेट रहता है। सो ट्रांजिएंट के बाद में जब सिस्टम स्टेडी स्टेट न्यू स्टेडी स्टेट गेन कर लेगा तो उसके लिए आपको एक आउटपुट में yt इक्वल टू मिलेगा, देखिए a इंटू ए आर, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड एंड AR is the amplitude ratio। एम्पलीट्यूड रेशियो हो गया। देन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। आउटपुट में हमें मिल रहा है, देखिए आउटपुट इज इक्वल टू yt इक्वल टू ट्रांजिएंट कुछ उसकी वैल्यू अगर आती है स्टेडी स्टेट की वजह से, ट्रांजिएंट प्लस यहां पर होगा ये a इंटू एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड इंटू एम्पलीट्यूड रेशियो मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट जो था वो हमारा था xt इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहां पर एक फेज शिफ्ट एड हुआ है, देखिए वो 5 आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और 5 आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर ये 5 एड हो रहा है और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है ये बेसिकली a था, यहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो से मल्टीप्लाई हो गया। और एम्पलीट्यूड रेशियो जो होता है बेसिकली वो होता है एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर आउटपुट अपॉन इनपुट। मींस अल्टीमेटली जो डिनोमिनेटर ये a है वो डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड रेशियो में पुट करता हूं तो a से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेगा, ये आउटपुट वेव का यहाँ पर ये रहेगा एम्पलीट्यूड। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। तो की फीचर्स अगर मैं डिस्कस करूं फॉर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोसेस, की फीचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोसेस। तो ये जनरल डिफरेंट टाइप प्रोसेस के लिए की फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर देखिए पहला स्टेप में लिख रहा हूं, आफ्टर द ट्रांजिएंट डायोड द आउटपुट इज साइन वेव। मतलब जो स्टेडी स्टेट कंडीशन, अनस्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अनस्टेडी स्टेट। तो अनस्टेडी स्टेट टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा पीरियड, तो उसके बाद में हमें यहाँ पर साइन जो आउटपुट है बेसिकली वो हमें मिलता है साइन वेव। जैसा इनपुट साइन वेव है वैसे ही आउटपुट भी हमें साइन वेव मिलता है। सो आफ्टर ट्रांजिएंट डायोड द आउटपुट इज ए साइन वेव। मतलब नेचर चेंज नहीं हुआ है पर इनपुट एंड आउटपुट दोनों में हमें साइन वेव मिल रही है। देन सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है इनपुट एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल। इनपुट अगर मैं इसको W मतलब WIN इक्वल टू W आउट लिख देता हूं और फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा ओमेगा से लिख रहे हैं। मींस इनपुट एंड आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। देन थर्ड, इन जनरल द आउटपुट इज अटेन्यूएटेड। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इन जनरल द आउटपुट इज अटेन्यूएटेड। इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। So in general the output is attenuated, that is amplitude ratio is less than 1। amplitude ratio less than 1 होता है। देखिए मतलब आउटपुट में क्यों ऐसा होता है मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। इनिशियली अगर हम यहां पर देखें गेन सिस्टम का, सो बेसिकली गेन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है।
तो जनरली जो प्रोसेस का गेन होता है वो अटेन्यूएटेड होता है। इन जनरल द आउटपुट इज अटेन्यूएटेड, दैट इज एम्पलीट्यूड रेशियो इज लेस देन 1। मतलब इनिशियली हमारा प्रोसेस गेन होता है Kp और फाइनली हमारा प्रोसेस गेन बन जाता है Kp अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये स्टेटमेंट मैंने देखिए कहां से लिखी, हमने कैलकुलेट किया था एम्पलीट्यूड रेशियो, तो वो हमें मिला था Kp अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए इनिशियली हमें Kp मिल रहा है, फाइनली हमें एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड है वो हमें मिल रहा है यहाँ पर Kp अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मींस किसी पॉजिटिव टर्म से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, मींस ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन रहेगी, एम्पलीट्यूड 1 से हमेशा लेस देन रहेगी। क्लियर है चीज? तो अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एक और स्टेटमेंट, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देन उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट है आउटपुट इज शिफ्टेड, द आउटपुट इज शिफ्टेड इन टाइम। मतलब टाइम की टर्म में अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट है बेसिकली वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब उसमें क्या होगा, लेग आ जाता है, बेसिकली लेग आ जाता है आउटपुट में इनपुट के कंपैरिजन में बाई फाई। जो फाई है बेसिकली उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलने वाली है, तो हम उसको बोलेंगे बेसिकली लेग हमें मिल रहा है। जो आउटपुट है वो इनपुट साइन वेव के बिहाइंड रहेगी, लेग का मतलब ये है। अगर पॉजिटिव मिलता फाई तो उस केस में हम कहते हैं कि ये लीडिंग फेज शिफ्ट जो है वो लीडिंग वैल्यू है। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट में बोल सकता हूं इन जनरल मैं लिख रहा हूं यहां पर इन जनरल द एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट फाई आर बोथ फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में लिख रहा हूं। मींस इन जनरल अगर हम देखें तो जब भी हम एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे तो इन जनरल ओमेगा का वो फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है हर एक फंक्शन के लिए वैल्यू रहेगी। मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूं कि हमारा एम्पलीट्यूड रेशियो और फाई हम बोल सकते हैं कि फेज शिफ्ट का वो फंक्शन रहेगा। यहां पर देख सकते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं। देन फेज शिफ्ट की बात करूं तो ये भी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, तो इसलिए मैंने यहां पर इन जनरल एक स्टेटमेंट लिख दिया। नाउ अब नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस। तो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस जिसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो हमने कैलकुलेट किया, देन फेज शिफ्ट कैलकुलेट किया। नाउ अब हम प्रोसेस प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं GS इज इक्वल टू KP अपॉन S। देन यहां से मैं सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया, देन इसमें S की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे S को आयोटा इंटू ओमेगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा देखिए KP अपॉन आयोटा इंटू ओमेगा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा KP इन अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर होगा आयोटा, डिनोमिनेटर में देखिए आयोटा स्क्वायर हो गया इंटू ओमेगा, तो यहां से अब हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहां पर हो गया KP माइनस ऑफ KP इंटू आयोटा अपॉन ओमेगा, मींस इस आयोटा स्क्वायर को हमने पुट कर दिया -1। तो यहां से मुझे ट्रांसफर फंक्शन मिल गया G आयोटा इंटू ओमेगा की टर्म में। तो अब हमें लिखना है एम्पलीट्यूड रेशियो। अगर सेकंड ओके फर्स्ट स्टेप हो गया, देन सेकंड स्टेप आयोटा इंटू ओमेगा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन थर्ड स्टेप इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस रियल पार्ट यहाँ पर गिवन नहीं है एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आयोटा का जो मल्टीप्लीकेशन है KP अपॉन ओमेगा, ये हो गया हमारा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो लिखिएगा, तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पर 0 है एंड वाई यहाँ पर है कि माइनस ऑफ KP अपॉन ओमेगा, तो अल्टीमेटली KP अपॉन ओमेगा ही आपको मिलने वाला। देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस ऑफ KP अपॉन ओमेगा का हम स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ से ओके। इसको जब स्क्वायर करेंगे पहले तो ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा KP स्क्वायर अपॉन टाउ पी स्क्वायर, KP स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, नॉट टाउ पी, KP स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा KP अपॉन ओमेगा। मींस एम्पलीट्यूड रेशियो हमें मिल जाएगा इस सिस्टम के लिए KP अपॉन ओमेगा। एंड देन नेक्स्ट अगर हम देखें फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट होता है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो y हमारे पास में है tan इनवर्स ऑफ y, यहाँ पर है माइनस KP अपॉन ओमेगा एंड x इज 0, तो यहाँ से मुझे मिल गया tan इनवर्स ऑफ किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस साइन परसेंट है तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो tan इनवर्स जो है माइनस हमें इन्फिनिटी मिलता है, बेसिकली माइनस को बाहर लिख सकते हो, मतलब कि tan इनवर्स जो है वो 5 पे बेसिकली हमें मिलेगा 90 मींस पाई बाई 2, मतलब 5 इक्वल टू पाई बाई 2 पे यहाँ पर हमें
टेन थीटा जो है वो इन्फिनिटी मिलता है। तो फर्स्ट हमने एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट कर लिया, सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिया फेज शिफ्ट। अब यहां पर एक चीज हम देख सकते हैं कि फाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फंक्शन नहीं है। और इस सिस्टम के लिए हमने एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट किया था, प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो हमें मिला Kp अपॉन ओमेगा। तो ये बेसिकली फंक्शन है ओमेगा का, लेकिन यहाँ पर फेज शिफ्ट जो है वो ओमेगा का फंक्शन यहाँ पर नहीं है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं है। अगर इसको हम ड्रॉ करें कॉम्प्लेक्स कर्व पे देखें तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर π/2, देन पाई, देन यहाँ पर हो जाता है 3π/2। और अगर इस साइड से हम रहे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -π/2। तो बेसिकली ये फेज शिफ्ट यहाँ पर फेज लेग है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -π/2, मीन्स इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा हमारा फेज शिफ्ट। क्लियर है यहां तक? तो अब हम नेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस द आउटपुट लेग नोट। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, डायरेक्टली गेट एग्जाम में 1 मार्क्स के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से गिवन दिए होते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। तो उसमें ये सब इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फेज शिफ्ट पता हो, एम्पलीट्यूड रेशियो पता हो। तो ऐसा पूछा जा सकता है, फॉर प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस आउटपुट लेग behind by π/2, okay, behind by π/2। तो प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस द आउटपुट लेग बिहाइंड बाय π/2, और किसके कंपैरिजन में? ये रहेगा हमारा इनपुट के कंपैरिजन में। क्लियर है ये चीज? देख सकते हो बिकॉज आप फाई जो है बेसिकली -π/2 मिल रहा है, मींस ये यहाँ पर फेज लेग होगा। तो अल्टीमेटली दोनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख ली, फाई एंड एम्पलीट्यूड रेशियो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पस यहाँ पर जो है वो यही है कि हमें एम्पलीट्यूड रेशियो याद करना है प्रोसेस के लिए, और फेज शिफ्ट हमें याद करना है डायरेक्टली, हर बार हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। देन थर्ड देखिए सिस्टम यहाँ पर है प्योर डेड टाइम प्रोसेस। तो प्योर डेड टाइम प्रोसेस के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है ट्रांसपोर्टेशन लेग। प्योर डेड टाइम प्रोसेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन लेग, मींस इसके लिए अगर ट्रांसफर फंक्शन आपको लिखने के लिए बोले तो वो हो जाएगा GS इज इक्वल टू e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। So g iota into omega is equal to e power minus tau d into iota into omega। ये मेरा रिलेशन हो गया, मैंने यहाँ पर s की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, s को रिप्लेस कर दिया हमने iota into omega से। देन अब देखिए यहाँ पर प्योर डेड टाइम प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म से ना करके हम यहाँ पर यूज करेंगे पोलर फॉर्म, बिकॉज डायरेक्टली आप देखोगे ट्रांसफर फंक्शन को तो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। पोलर फॉर्म हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर आयोटा थीटा। ये मेरा पोलर फॉर्म हो गया। तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए r इक्वल टू 1 है, e पावर माइनस टाउ डी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा, ये मेरा पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर आयोटा थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू y, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया मेरा, ये हो गया r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू r इंटू साइन थीटा। सो यहां से मुझे मिलता है g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 1% है यहाँ पर, तो मेरा जो r है वो हो जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखिए z मेरा बेसिकली क्या है, z मेरा g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा है, तो r मेरा जो है वो हो जाएगा 1। यहाँ पर कोफिशिएंट आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को, तो r मैंने 1 पुट कर दिया। देन उसके बाद में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप, आयोटा का जो मल्टीप्लाई है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो जाएगा कोस ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा प्लस फिर है आयोटा ऑफ साइन माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब मुझे g ऑफ ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा मिल गया कोस ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा प्लस, ये इक्वेशन में वापस लिख रहा हूं यहाँ पर, प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। ये मेरा हो गया यहाँ पर इक्वेशन। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है, हमें लिखना है एम्पलीट्यूड रेशियो g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू कोस ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा के लिए हम लिख रहे हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। तो एम्पलीट्यूड रेशियो मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसमें ये टर्म मेरा x है एंड ये टर्म मेरा y है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पर y है साइन, सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमें पता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रूल पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 1 हमें मिलेगा। मीन्स प्योर डेड टाइम प्रोसेस के लिए हमें एम्पलीट्यूड रेशियो मिल गया 1। नाउ अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर
फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो y यहां पर है बेसिकली साइन स्क्वेयर माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा, एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि x है कोस स्क्वेयर माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहां पर देखिए हमें मिल जाएगा, ये बेसिकली tan लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ओके सॉरी यहां पर जो y है बेसिकली मेरा ये स्क्वायर नहीं आएगा, साइन ऑफ माइनस टाउ डी स्क्वायर मैंने यहां पर किया था बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर जो y है बेसिकली वो साइन ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा, एक्स यहाँ पर कोस ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा है, तो यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan माइनस ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बेसिकली मुझे मिल जाएगा माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। तो ये हो गया मेरा डेट टाइम, प्योर डेट टाइम प्रोसेस के लिए, प्योर डेट टाइम प्रोसेस के लिए फेज शिफ्ट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट फॉर प्योर डेट टाइम सिस्टम। यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन फेज शिफ्ट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इन जनरल एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में हमने देखा दोनों डिपेंड करते हैं, देन उसके बाद प्योर डेट टाइम प्रोसेस हमने डिस्कस किया, सॉरी प्योर डेट टाइम से पहले हमने प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस पे डिस्कस किया, तो वहां पर जो एम्पलीट्यूड रेशियो था वो डिपेंड करता है, फेज शिफ्ट जो -π/2 वो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन थर्ड प्योर डेट टाइम प्रोसेस डिस्कस किया, उसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड रेशियो डिपेंड नहीं करता लेकिन फेज शिफ्ट डिपेंड करता है, तो मोस्टली टाइम एम्पलीट्यूड रेशियो और फेज शिफ्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। नाउ फोर्थ देखिए केस यहाँ पर सेकंड ऑर्डर प्रोसेस केस है, सेकंड ऑर्डर प्रोसेस हम सिस्टम ले रहे हैं, तो इसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर प्रोसेस। ट्रांसफर फंक्शन इसके लिए हो जाएगा g ऑफ s इक्वल टू kp अपॉन टाउ p स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ इंटू s प्लस 1। ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो अब हम लिख सकते हैं g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू kp अपॉन टाउ p स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस 1। हमने क्या किया यहाँ पर s को आयोटा इंटू ओमेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर आएगा तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा kp अपॉन ये 1 है कांस्टेंट जो टाइम है उसको हम लिख रहे हैं इसके साथ में 1 ऑफ माइनस ऑफ टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये टाइम होगी। सेकंड टाइम जो है आयोटा वाली हम लिख रहे हैं अलग से प्लस 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा, और यहाँ पर मैं i लिख रहा हूँ, ये जो i यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर रेशनलाइज कर सकते हैं 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा इंटू 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा अपॉन 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा इंटू 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट ये ट्रांसफर फंक्शन हमने लिख लिया इस फॉर्म में। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, कंप्लीट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिल जाएगा देखिए यहाँ पर, बिकॉज हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया kp इंटू 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा इंटू 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो है बेसिकली अगेन वही बन गया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरा कंप्लीटली a है, ये मेरा कंप्लीटली a है और ये मेरा कंप्लीटली b है। तो यहां से मैं लिख रहा हूं a प्लस बी एंड a माइनस b, मतलब ये लिखा हुआ है a प्लस बी एंड ये लिखा हुआ है a माइनस b, तो अल्टीमेटली इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा इंटू आई का, तो आई स्क्वायर बेसिकली हमें पता है आई स्क्वायर जो है वो माइनस आई स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस यहाँ पुट करेंगे तो ये साइन जो है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ये मेरा कंप्लीट हो गया जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा के लिए ट्रांसफर फंक्शन। तो अब हमारा टारगेट है यहाँ पर सेपरेट करना, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं सेपरेट करूं तो मुझे मिल रहा है kp इंटू 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर हो गया ये। देन यहाँ पर आयोटा, देन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा माइनस ऑफ kp इंटू 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा, एंड डिनोमिनेटर में सेम रहेगा यहाँ पर 1 माइनस टाउ p स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ इंटू ओमेगा इंटू होल स्क्वायर। तो ये पार्ट हो गया मेरा कंप्लीट x, एंड ये कंप्लीट जो i के मल्टीप्लीकेशन में है ये मेरा पार्ट हो जाएगा रियल पार्ट y। तो यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ
वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे देखिए यहाँ पर केपी टर्म दोनों साइड में है, केपी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट के अगर बाहर नको तो लेने पे केपी मिल जाएगा, और यहाँ पे ये मुझे मिल जाएगा एलसीएम लेने पे देखिए 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में सेम पार्ट है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये कंप्लीट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, तो डिनोमिनेटर जो पार्ट है बेसिकली स्क्वायर के साथ आएगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में ओवरऑल स्क्वायर हो गया। फिर क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर ये सेपरेटली इसका स्क्वायर आएगा 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू जीटा इंटू टाउ का स्क्वायर, देन इसका ओवरऑल स्क्वायर आ गया। ना हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो एलसीएम लेने के बाद देखिए हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ये कंप्लीट एक टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, देन हमें रिमेनिंग पार्ट जो है वो मिल जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू के पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो हो गया। नाउ अब हम फेज शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, तो फेज शिफ्ट हम कैलकुलेट करते हैं tan इनवर्स ऑफ y बाई x, तो यहां से मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 2 इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू ओमेगा अपॉन 1 माइनस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फेज शिफ्ट फॉर प्योर डेट टाइम सिस्टम, प्योर डेट टाइम सिस्टम, और सॉरी सेकंड ऑर्डर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फेज शिफ्ट एंड जो यहां पर हमने एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया है सेकंड ऑर्डर प्रोसेस के लिए, फॉर सेकंड ऑर्डर प्रोसेस। तो सेकंड ऑर्डर प्रोसेस के लिए हो गया। यहां पर हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फेज शिफ्ट है वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सेकंड, वे भी सेकंड ऑर्डर ही है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि सेकंड ऑर्डर की ब्रैकेट में मैंने लिखा है फॉर्म बाय द टू नॉन इंटरैक्टिंग कैपेसिटी सिस्टम्स। तो कैपेसिटी सिस्टम से मतलब ये यहाँ पर सिंथेटिक टाइप का सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, जो हम दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को सीरीज में कनेक्ट करके हम यहाँ पर मतलब कि प्रिपेयर करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैसे फॉर्म होगा, देखिए ट्रांसफर फंक्शन इसका हम लिख सकते हैं जीएस इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टाउ 2 इंटू एस प्लस 1। ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जो कि हम यहाँ पर टू नॉन इंटरैक्टिंग कैपेसिटी सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसके बाद में देखिए अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से s इक्वल टू आयोटा इंटू ओमेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व करें, तो इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे, देखिए दो टाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये काफी लेंथी होने वाला है, तो हम इस मेथड को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये काफी लेंथी हो जाएगा। नो, हम क्या करने वाले हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्टिंग में मैंने जब लाप्लास आपको बताया था, तो उस टाइम जैसे लाप्लास नंबर के लिए प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डिफरेंट नंबर्स के अगर हम मॉड्यूलस कैलकुलेट करें, तो उनका जो मॉड्यूलस होता है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल का मॉड्यूलस लिख के Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z1। ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए Z1 है, फिर Z2 है, फिर Z3 है मॉड्यूलस, तो इसका डायरेक्टली मोड लिख सकते हैं हम Z1 मोड, देन Z2 मोड, देन Z3 मोड। सिमिलरली अगर डिवाइड में यहाँ पर है Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 इंटू Z4, तो इस केस में हम न्यूमरेटर को सेपरेट लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट लिख सकते हैं मॉड्यूलस की फॉर्म में। ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 अपॉन Z4। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है देखिए वो है इंपॉर्टेंट नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसे हम लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। और आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, फेज शिफ्ट होता है। तो फेज शिफ्ट अगर हम लिखे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके बाद 4 देखिए, हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हमारे पास में, तो ये हम इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। मींस हम बोल सकते हैं कि लोगरिथमिक की तरह बेसिकली ये यहाँ पर काम कर रहा है। नाउ अब हमारे पास में है सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, हमारे पास में g ऑफ is इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टाउ 2 इंटू एस प्लस 1। ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास में है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए अब हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट। ये दोनों हमारा कैलकुलेट करना है यहाँ पर पर्पस है।
तो अब मुझे पता है इस थर्ड मेथड का अगर मैं यूज करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3, तो वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। तो अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रांसफर फंक्शन जो जीएस है उसको हम लिख सकते हैं gs1 प्लस मल्टीप्लाई बाय gs2 मल्टीप्लाई बाय gs3। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1, तो ये हो गया मेरा g1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाउ 2 इंटू एस प्लस 1, ये हो गया मेरा g2 ऑफ एस। तो यहां से मुझे डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएंगे बेसिकली। तो यहां से मैं लिख सकता हूं g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 इंटू आयोटा इंटू ओमेगा, ओके, आयोटा इंटू ओमेगा प्लस 1। सिमिलरली यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टाउ 2 इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस 1। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन सिंपल। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, पहले मैं लिख रहा हूँ एम्पलीट्यूड रेशो। तो एम्पलीट्यूड रेशो मेरा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ जीएस, मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास में है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू g1 ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय g2 ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा। मींस हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट हमारे पास जो फंक्शन है सेपरेट उनका हम मॉड्यूलस लिख सकते हैं, तो उससे मुझे एम्पलीट्यूड रेशो मिल जाएगा। तो एम्पलीट्यूड रेशो डायरेक्टली हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशो फॉर फर्स्ट प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड रेशो फॉर सेकंड प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड रेशो फॉर थर्ड प्रोसेस, अगर इस तरीके से गिवन है। तो हमारे पास में दो ही ट्रांसफर फंक्शन, मतलब दो ही यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में, मतलब लेकिन कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ट्रांसफर फंक्शन आपको कैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एम्पलीट्यूड रेशो। और फेज शिफ्ट मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट को हम ऐड करके लिखेंगे। तो फेज शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा फाई ऑफ जी ऑफ एस इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ g1 आयोटा इंटू ओमेगा, देन उसके बाद में प्लस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ g2 आयोटा इंटू ओमेगा प्लस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ g3 आयोटा इंटू ओमेगा। तो फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर फेज शिफ्ट। तो अब हमारे पास जो सिस्टम था g ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 इंटू एस इंटू टाउ 2 इंटू एस प्लस 1 था, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ 1 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाउ 2 इंटू एस प्लस 1। तो ये हो गया मेरा g1 ऑफ s और ये हो गया मेरा g2 ऑफ s। क्लियर है। तो यहां पर इसके लिए सेपरेटली मैं एम्पलीट्यूड रेशो कैलकुलेट कर सकता हूं, एम्पलीट्यूड रेशो 1 लिख रहा हूं, इसके लिए सेपरेटली कैलकुलेट कर सकता हूं, ये एम्पलीट्यूड रेशो 2 हो जाएगा और अल्टीमेटली मुझे ओवरऑल एम्पलीट्यूड रेशो मिल जाएगा AR1 इक्वल टू AR1 मल्टीप्लाई बाय AR2। इस तरीके से हम नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे को डायरेक्टली पता है कि जो AR1 है, अगेन मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाउ 2 इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस 1। तो यहां से हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। अगर इंडिविजुअल इसको देखूं तो इस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए हमें एम्पलीट्यूड रेशो पता है, वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम फाई की बात करेंगे तो देखिए आगे हम लिखेंगे फाई, तो फाई सिस्टम के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ 1 इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं ओवरऑल एम्पलीट्यूड रेशो डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड रेशो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड रेशो 2। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशो 1 देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड रेशो इक्वेशन 1। देन अब हमें कैलकुलेट करना फाई, तो फाई देखिए हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, फाई को हम देखिए कैसे लिख रहे हैं, फाई बेसिकली क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ g ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ g1 ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा, यहाँ पर दो फंक्शन है, देन इसको प्लस कर देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ g2 इंटू आयोटा इंटू ओमेगा। तो अल्टीमेटली मुझे फाई मिल गया, फाई इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, मतलब कि इसके लिए फेज शिफ्ट क्या है फर्स्ट सिस्टम के लिए, वो फेज शिफ्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ टाउ 1 इंटू ओमेगा, देन सेकंड सिस्टम के लिए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ये रिलेशन मुझे मिल गया फेज शिफ्ट के लिए। अब यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो इसको थोड़ा सा, tan आप माइनस साइन है उसको बाहर लिख सकते हो, मिल जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स टाउ 1 इंटू ओमेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स टाउ 2 इंटू ओमेगा, देन अगेन माइनस साइन ओवरऑल कॉमन ले सकते हो, तो मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ टाउ 1 इंटू ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ
टाउ 2 इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फेज शिफ्ट और एम्पलीट्यूड रेशियो। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हमने डिस्कस किए। अब कुछ प्रोसेस है जो रिमेनिंग रह गए, उनको हम डिस्कस करेंगे गाइस, देखिए नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेक्स्ट लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और डिफरेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एंड कंट्रोलर। तो अभी हमने यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम के लिए डिस्कस कर लिया है। अब हम कंट्रोलर के लिए भी डिस्कस करेंगे, लाइक पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर। इन सब सिस्टम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड रेशियो, देन उसके बाद में फेज शिफ्ट, देन उसके बाद में हम आएंगे बॉडी प्लॉट्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद रहेगा हमारा बॉडी प्लॉट्स एंड बॉडी डायग्राम, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स के लिए हम वहां पर बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे। एंड उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स अगर है तो वो भी हम वहां पर कवर करेंगे, बॉडी प्लॉट फॉर डिफरेंट सिस्टम एंड कंट्रोलर्स। क्लियर गाइस? सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कैमगेट अकेडमी। कैमगेट अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको देखिए कंप्लीट जो नोट्स है, कंप्लीट मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वीडियो लेक्चर बेसिकली वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मेरे इस चैनल के ऊपर में। जैसे मैंने अभी प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल कंप्लीट अपलोड कर रहा हूँ मैं, विद इन 1 वीक ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट आपके अपलोड कर दूंगा। अब मैं बोल सकता हूं कि अक्टूबर से पहले जब तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उससे पहले तक मैं सारे सिलेबस यहां पर अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही मैंने आपको जो बताया है कि मैंने वेबसाइट अपना लॉन्च किया है www.camgetacademy.com। तो आप इस पे जा सकते हो। इस पे जाने पे देखिए आपको मिलेगा कि वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाएगा, लेकिन इसके साथ में वहां पर एक फॉर्म का सिस्टम है। आप उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो वहां पर इंक्वायरी के लिए कि बेसिकली आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी पढ़ना है, या फिर मैं कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट अपलोड करूं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो एटलीस्ट उससे क्या होगा, फॉर्म फिल करने से, गूगल फॉर्म है बेसिकली, तो उससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो, आप को मतलब कितना बेनिफिट मिल रहा है मेरे वीडियोस देखने से। तो वो चीज भी आप मुझे बता सकते हो जिससे मुझे आइडिया लगे। ओके गाइस, सो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट लेसन में फिर स्टार्ट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स।